हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन ए में है 25 अक्टूबर, बी में है 30 अक्टूबर, सी ऑप्शन में दिया गया है 11 नवंबर और डी में दिया गया है 15 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 नवंबर को मनाया जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स में। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद की थीम पर आयुर्वेद दिवस का मनाया जाना एक वैश्विक कार्यक्रम होगा और इसे सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय को देश के सभी मंत्रालयों का सहयोग मिलेगा। आयुष मंत्रालय ने 11 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन के लिए आज विभिन्न मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई है। धन्वंतरि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य से ही शुरू हो गई थी। धन्वंतरि राजा विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। रोग निदान, वैद्य चिंतामण, भगवान धन्वंतरि की ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है वो 16 अक्टूबर को विश्व स्पाइन दिवस WSD रीढ़ के स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका WSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड स्पाइन डे जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड स्पाइन डे। आगे देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए एक थीम है मूव योर स्पाइन। ये इसका थीम है 2023 में, जो रीढ़ की हड्डी में दर्द और विकारों को रोकने तथा प्रबंधित करने में जो है शारीरिक क्रियाशील एवं गतिविधियों की भूमिका पर बल देती है। WSD शुरुआत जो है 2008 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक द्वारा की गई थी, जो विश्व में विभिन्न संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम का समन्वय करता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 39वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ब्लैक कैट्स के नाम से मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। NSG की स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए की गई थी। NSG की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत देश की आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में की गई थी। NSG की स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित सहायता सामग्री के साथ वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है धर्मेंद्र प्रधान, बी में है नरेंद्र मोदी, सी में है द्रौपदी मुर्मू और डी में है के शिवान। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया, जिसमें मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित सहायता सामग्री जैसे क्विज, पहेलियां आदि उपलब्ध हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग DOSEL के तत्वाधान में NCERT द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल जारी किए हैं, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक रूप में बताते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ इस मिशन में शामिल वैज्ञानिक की भावनात्मक यात्रा और टीम के भावना के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय ने कहाँ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है लखनऊ, बी में है गोरखपुर, सी में है गाजियाबाद, डी ऑप्शन में है नोएडा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोरखपुर में जो है इसका किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IMEITY के सचिव श्री S कृष्णन IS ने नाइलिट की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान नाइलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक RPA प्रयोगशाला का निर्माण
MIT द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य RPA की उभरती हुई तकनीक में जनशक्ति कौशल को प्रदान करना है। यह फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, जिसे उद्योग एवं शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के लिए स्थापित किया जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा में वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मारवाह फिल्म सिटी नोएडा में किया गया। यह 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव था। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, सर्बिया के भारत में राजदूतों ने शोभा बढ़ाई। इस महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमा सिंह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन में है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में ही शुरू किया गया है उद्घाटन। आगे देखते हैं, झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। झारखंड सरकार ने श्रम विभाग ने इस दिशा में पहल जरूर कर दी है। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरों के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। अब तक यह व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में नहीं है। श्रम विभाग की ओर से झारखंड राज्य न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता परिषद में एक कमेटी गठित की है। न्याय विभाग महिलाओं और बालिकाओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश भर में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों द्वारा 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों यानी FTSC स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इसका पूर्ण रूप यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। यह अधिनियम 18 से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के बच्चे को परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए में है 45वां, बी में है 50वां, सी में है 40वां, डी में है 55वां। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। अक्टूबर 2023 में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में 47 देशों की पेंशन प्रणालियों का आकलन किया गया है। इन 47 देशों में भारत की रैंक 45वीं है। वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। इस सूचकांक में नीदरलैंड पहले, आइसलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। दक्षिण अमेरिका देश अर्जेंटीना 47वें यानी कि अंतिम स्थान पर है। वर्ष 2023 में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 15वां संस्करण जारी किया गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद के आसपास उपनगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए $181 मिलियन के ऋण को हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में शहरी जीवन स्थितियों गतिशील में सुधार करना है। इस परियोजना का एक मुख्य लक्ष्य शहरी विस्तार को नियंत्रित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गिटेक्स ग्लोबल प्रदर्शन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है UAE, बी में है सऊदी अरब, सी में है मोरक्को, डी में है मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोरक्को में किया जा रहा है।
गिटेक्स ग्लोबल एक वैश्विक प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पहल करना है। यह सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। इस ग्लोबल सम्मेलन की थीम पर हर चीज़ में एआई की कल्पना करने की वर्ष रखी गई है। यह आयोजन एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब 3.0, साइबर सुरक्षा, जलवायु प्रौद्योगिकी आदि में नवीनतम नवाचारों और रुझानों का केंद्र है। गिटेक्स ग्लोबल दुनिया की सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व नेस्कॉम द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बातुकाम महोत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए में है केरल, बी में है उड़ीसा, सी ऑप्शन में है तेलंगाना, डी में है कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तेलंगाना में जो है ये मनाया जा रहा है। फूलों का 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव बातुकम पूरे तेलंगाना में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनमोहक स्थानीय फूलों के साथ मनाया जाने वाला एक रंगीन पुष्प उत्सव है। यह त्यौहार मानसून दक्षिणी भारत में की शुरुआत के साथ मनाया जाता है और इस दौरान तालाबों में पर्याप्त जल के साथ ही चमकीले रंग बिरंगे फूल भी उगाते हैं। गुनका, तांगेदू, बंती और नंदी वर्धनम जैसे स्थानीय फूलों का इस त्यौहार के दौरान बहुतायत उपयोग किया जाता है। यह त्यौहार सदुला बतुक्कम यानी बतुक्कम उत्सव का भव्य समापन से 1 सप्ताह पूर्व शुरू होता है तथा दशहरे से 2 दिन पूर्व तक मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश के लोग ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है अमेरिका, सी ऑप्शन में है जापान, डी में है ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अस्वीकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 60% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने नहीं के पक्ष में मतदान किया है। यह जनमत संग्रह संविधान के बदलाव करने और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था। मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया की आबादी का लगभग 3.8% है। मूल निवासी क्षेत्र में 65,000 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में बैंकिंग निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी में है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी ऑप्शन में है एस बैंक, डी में है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर जो है 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर बैंकिंग निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी रेखांकित किया गया है कि बैंक ने कुछ परियोजनाओं के लिए आवंटित बजटीय संसाधनों के बदले स्थानापन्न करने के लिए एक निगम को सावधि ऋण स्वीकृत किया था। साथ ही परियोजनाओं की वरीयता और बैंक की योग्यता का मूल्यांकन किए बिना ही राशि स्वीकृत की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछने वाला यूपी के या केंद्र के भी। तो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2024-2025 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? ऑप्शन ए में है 300 रुपये, बी में है 200 रुपये, सी में 150 रुपये, डी में है 250 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 150 रुपये को बढ़ाया गया है। केंद्रीय सरकार ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साल 2014 में गेहूं के न्यूनतम मूल्य समर्थन में सबसे बड़ी वृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीए की बैठक में यह फैसला लिया गया है। गेहूं का जो है नया एमएसपी जो हो गया ये 2,275 हो गया था, पहले 2,125 था। गेहूं का अंतर कितना आया है? तो 150 रुपये का अंतर आया है। वहीं जौ का देखा जाए तो फुल में कर देते हैं। जौ का देखा जाए तो इनका 1,850 रुपये प्रति क्विंटल अब है, पहले कितना था? पहले 1,735 रुपये और इनका जो है डिफरेंस कितना हुआ है?
तो 115 रुपये जो है इसका डिफरेंस हुआ। चना का कितना है, तो 5,440 रुपये प्रति क्विंटल। अब जो है ये 5,333, यानी अब ये है और पहले 5,333 था, 105 रुपये का जो है अंतर है। मसूर जो है ये 6,425 रुपये प्रति क्विंटल और अब है, और पहले 6,000 था, अब 425 रुपये जो है इसका अंतर आया है। सरसों तिलहन में 5,650 रुपये जो है प्रति क्विंटल अब है, और पहले जो था वो 5,450 रुपये प्रति क्विंटल, और अंतर कितना है, तो 200 रुपये जो है इसका अंतर है। वहीं कुसुम का 5,800 और अब है 5,650, अंतर 150 रुपये का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिष्ठित फसलों द्वारा मैंडेट क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरएफ की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत मूल्य आयोग के सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अधिष्ठ फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें जो हैं ये शामिल हैं। फैक्ट देखते हैं आज का। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक की तैनाती समय सीमा क्या है, तो 31 दिसंबर 2024 तक है। विश्व बैंक और जापान द्वारा लचीला और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन RISC पहल शुरू की गई, तो मोरक्को में। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है, तो संगीता जी इसके लेखक हैं। हाल ही में मेचिरबुला वन ट्रैक पार्क में मेसोलिथिक रॉक कला की खोज की गई, तो हैदराबाद शहर में। रेल मंत्रालय के तहत 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो RITES लिमिटेड और NLC इंडिया द्वारा किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस बोर्ड क्लासेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।